नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश, जिसमें हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। खबरों को विस्तार पर जाने इसके पहले आपको बता दें आज की वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। तो ये 4 बड़ी खबरें। भोपाल में संघ पदाधिकारियों से मिले सिंधिया। भोपाल में प्रॉक्सी ऐप के जरिए प्लेन को हाईजैक करने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश में 500 से कम कोरोना के नए मरीज सामने आए और गुरुवार से राजधानी भोपाल के बाजार गुलजार होंगे। क्या गाइडलाइन और कितनी तैयारी, इस पर विस्तार से बात होगी। तो ये अब तक की बड़ी खबरें आपको हम बताने वाले हैं इस बुलेटिन में कि पूरे दिन भर में मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। सिंधिया की बीजेपी नेताओं से मुलाकात के क्या मायने हैं। बीजेपी के उस लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे जिसको लेकर सियासत गर्मा गई। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उठाए गए सवालों के बारे में बताएंगे और राजधानी भोपाल की बात होगी जहां कल से बाजार अनलॉक होने वाले हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि क्या दिन भर हुआ है प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों और मध्य प्रदेश में बड़े बीजेपी नेताओं से मेल मुलाकात के बीच सियासी घमासान और अटकलों का दौर चला। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आ चुके हैं और उनके आते ही उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और आधा दर्जन मंत्रियों के साथ में लंच किया। मुख्यमंत्री आवास गए, मुख्यमंत्री से लंबी बातचीत की। सिंधिया का संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश में अपनी दखल कम होने का कोई संकेत देना वो नहीं चाहते। पिछले कुछ दिनों से सियासी परिदृश्य से गायब चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को मध्य प्रदेश में जारी सियासी मुलाकातों के दौर में एंट्री ली। भोपाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बंगले पहुंचे। मौका लंच का था लेकिन मिजाज सियासी था। सिंधिया के समर्थकों का जमावड़ा तो था ही। संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों ने इस मुलाकात को सामान्य और अनौपचारिक बताया। तौर पर एक अनौपचारिक मुलाकात है। इसमें किसी प्रकार की हम लोग बैठते हैं तो बाकी बातें तो होंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी डिप्लोमेसी या बड़ी कोई पॉलिटिकल, कभी कभी पॉलिटिक्स से हट करके भी बातें होती है ना। हर चीज में राजनीति क्यों देखते हो? मेरे कोई पारिवारिक संबंध भी होते हैं ना जिसके आधार पे मैं मिलने आता हूँ। हर चीज में आप लोगों को राजनीति क्यों कोई चीज मानवता भी तो होती है। प्रदेश अध्यक्ष के घर लंच के बाद सिंधिया अपने 6 से ज्यादा समर्थक मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके निवास पहुंचे। निगम मंडल के कई दावेदार भी सीएम हाउस पहुंचे थे। उनके बीच मैराथन चर्चा हुई। सिंधिया ने बीजेपी में किसी भी गुटबाजी से इनकार किया। केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर यह कहकर टाल दिया कि उन्हें केवल जनसेवा और जनता से जुड़ाव से मतलब है। मेरी प्राथमिकता जनसेवा है और उसी सोच विचारधारा के साथ मैंने सदैव अपने पूज्य दादी और पूज्य पिताजी के पदचिन्हों पर चलकर जनसेवा का पथ अपनाया। जिंदगी में मेरा मकसद राजनीति नहीं है लेकिन जनसेवा है। इधर कांग्रेस ने सिंधिया के मेल मुलाकात को डिप्लोमेसी के नजरिए से देखा है। कांग्रेस की माने तो सिंधिया कार्य समिति के बाद बचे हुए समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करने में देर नहीं की। सिंधिया जी की चलेगी तो ऐसी चलेगी कि इमरती देवी और कंसाना इनको कारखानी में ले लेंगे, तो जो वैसे पद हैं कि अध्यक्ष बनाना है कॉरपोरेशंस में, उसमें देना है प्रभावशाली पद, उससे बाहर कर देंगे। तो वो उनका मैनेजमेंट बीजेपी का बिल्कुल कैसे सिंधिया जी से डील करना चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि जनता और किसान कर्मचारियों के लिए सिंधिया जी सड़क पे आना चाहिए। कांग्रेस को पूरी कोई सड़क पे ला दिया उनने तो और वो क्या कहेंगे। नेताओं के दावे चाहे जो भी हों, सब जानते हैं कि नई कार्य समिति और निगम मंडलों की नियुक्ति के बीच की ये मुलाकातें आम नहीं, बेहद खास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की घोषणा के साथ ही कयासों का बाजार गर्म है। इस टेस्ट में कई भरोसेमंद नेताओं को दरकिनार कर दिया। इसके पीछे वजह अभी भी साफ नहीं, लेकिन लिस्ट में पहली बार पदाधिकारियों के नाम के आगे लिखी उनकी जाति ने सियासत को हवा दे दी। यही वजह कि विवाद शुरू होने के बाद बीजेपी ने लिस्ट को हटाया और फिर एक नई सूची जारी की। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बीजेपी कार्य समिति की लिस्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ऐसा पहली बार था जब कार्य समिति के सदस्यों की सूची में नेताओं की जाति बताई गई। हालांकि जब लिस्ट को लेकर विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने बिना जाति का जिक्र किए नई लिस्ट जारी कर दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी का बचाव करते हुए टाइपिंग मिस्टेक बता दी। और कईयों की गलत जाति नहीं, वो अलग अलग विषय हैं। टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। वर्किंग कमेटी की लिस्ट को लेकर तो चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं का नाम लिस्ट से गायब है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी हो या प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, लेकिन एक दिन पहले ही बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले अमरीश शर्मा को लिस्ट में जगह मिली है। लिहाजा बीजेपी की इस लिस्ट ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की वर्किंग कमेटी डिक्लेयर हुई है। वर्किंग कमेटी में सभी क्षेत्रों का, हर समाज वर्ग का, ऐसे लोग जो आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और सक्षम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संगठन का काम, उसका सुदृढ़ीकरण और कैसे होगा, उसमें सभी लोगों की भूमिका बनेगी। धर्म की राजनीति तो करती है ही है, लेकिन अब जाति की राजनीति भी करने लगी भारतीय जनता पार्टी। इसमें एक के बाद एक जितने दुर्गुण हो सकते हैं सब आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति में कहीं से भी उचित नहीं है कि ये जाति वो जाति, और लिखना ये इस जाति का उस जाति का, ये एक्सपोज हो रही है पूरी तरह बीजेपी। सियासत में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बीजेपी ने अपने कई पुराने नेताओं का नाम लिस्ट से हटा दिया है तो सिंधिया समर्थक कई नेताओं को संगठन की बागडोर सौंपी है। अब ये प्रयोग है या मजबूरी, ये तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फिर सिरे से खारिज किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को कोरी अफवाह बताया। वीडी शर्मा ने इसके लिए कांग्रेस को दोष दिया। कहा कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर काम किया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा बीजेपी में किसी का दबदबा नहीं होता, किसी गुट की पैठ नहीं होती, सिर्फ संगठन ही काम चलाता है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही। और कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। फेक आइडिया बना करके सोशल मीडिया पर किसी को कुछ भी बना देना, कुछ भी चला देना, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पॉलिटिक्स से हट करके भी बातें होती है ना, तो हम लोग एक पारिवारिक तौर पर बैठे आगे हम किसी प्रकार की परेशानी में ना आए, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। पद हो या ना हो, जगह पे आप बैठे हो या ना हो, लेकिन जनता के लिए निरंतर सेवा करना सिंधिया परिवार का पुराना अस्तित्व है और लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पूरी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पूरी पार्टी शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा के नेतृत्व में एक साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस को पूरी कोई सड़क पर ला दिया उनने तो और वो क्या कहेंगे। और बड़ी खबर भोपाल से, सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर है। कोरोना की स्थिति और व्यवस्था का जायजा लिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब समाप्ति की ओर है, यह कहना है मुख्यमंत्री का। प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरण 500 से भी कम आए हैं, ये सीएम ने कहा। 50 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2% से नीचे है। संक्रमण की दृष्टि से देश में प्रदेश का 23वां स्थान है। मध्य प्रदेश में संक्रमण से रिकवरी रेट 98% पर है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान नहीं थम रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नीति के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन पहले भी मुफ्त में लग रही थी और निजी अस्पतालों में पहले भी पैसा लिया जा रहा था।
आम नागरिकों के लिए जो स्थिति पहले थी वही अब है। तो आखिर सरकार ने कौन सी वैक्सीन मुफ्त की? इधर कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री ने पलटवार किया। अच्छा, वैसे वो और क्या ट्वीट करेंगे, मुद्दे तो अब बचे नहीं उन पे। अब इसी में से प्याज के छिलकों की तरह उतार के कुछ संभावना ढूंढते रहते हैं। मोदी ने जी ने तो वो कर दिया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उनके मनमोहन सिंह ने क्या किया था ये सोचें। इंदौर में कोरोना टीकाकरण शुरू हुए करीब 5 महीने बीतने को हैं, लेकिन अब तक 1/4 लोगों को दोनों डोज भी नहीं लग पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने 28 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा। जिले में अब तक 55% लोगों को पहला डोज नहीं लगा, 83% लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा। राहत की बात यह कि वर्तमान में इंदौर शहर में 10 लाख लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 14 लाख लोगों के सुरक्षित होना अभी बाकी है। कुल आबादी 40 लाख के आसपास है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 2011 की जनगणना के अनुरूप लक्ष्य तय किया। जिला प्रशासन लोगों को 100% टीका लगाने में जुटा है। हमें टारगेट दिया गया वो 60,000 का टारगेट है, परंतु हम उससे काफ़ी बेहतर कर पा रहे हैं। जैसे कल का ही अगर आपको ध्यान हो तो 73,500 के करीब हम पहुँच गए थे। इसके एक दिन पूर्व हमने 76,000 पर पार कर लिया था। वर्क प्लेस बनाना था हमें उच्च जोखिम, जैसे शिक्षक या पेट्रोल पंप के कर्मी, इन लोगों को भी हमने आज शामिल किया है। मैक्सिमम को डिप्लॉय करके जितनी वैक्सीन आ रही है सबकी खपत 24 घंटे में हम लोग कर रहे हैं, और वैक्सीन भी काफ़ी संख्या में आ रही है। अगर हम लोग को 2 लाख पर डे में मिल जाती है वैक्सीन, तो हम लोग उसको यूज़ करने के लिए सक्षम है हम लोग, और अच्छी संख्या में वैक्सीन आ रही है इंदौर में, और इसका लाभ इंदौर वासियों को लेना भी चाहिए। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला लगातार सरकार पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगा रहे हैं। अब मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट जाने तक की तैयारी है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में सैकड़ों लोगों की मौत कोरोना से हुई, लिहाजा राज्य सरकार को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए तक का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। इन सभी दस्तावेजों के साथ कांग्रेस इंदौर हाईकोर्ट में जल्दी याचिका दाखिल करने वाली है। याचिका की मेरी 2-4 दिन तैयारी चल रही है। मैं हर चीज़ के हर मरीज से रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ कि भाई आपके ऊपर कोरोना पॉजिटिव हुए थे उसकी रिपोर्ट दीजिए, आपका जो सिटी स्कैन हुआ उसकी रिपोर्ट दीजिए, जो अस्पताल में आप भर्ती थे उसका कागज़ दीजिए मुझे, और उस अस्पताल से छूटने के किस दिन क्यों वहाँ मुझे मिलेगा आज छुट्टी हुई हो कल एक्सपायर हुआ, इसका मतलब कोरोना पॉजिटिव था, वो मतलब पॉजिटिव के लिए मरा है। तो उसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे और उनसे मांग करेंगे हाईकोर्ट से न्याय दिलाएं सबको, और जो गरीब परिवार है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हिमाचल की फार्मा कंपनी से बुलाए इंजेक्शन के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इंजेक्शन खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है इंजेक्शन का बुरा प्रभाव मरीजों पर देखा जा रहा है। मरीजों को किडनी में दिक्कतें हो रही हैं। जबलपुर समेत दूसरे कई शहरों में मरीजों पर इसके बुरे प्रभाव देखे जा रहे हैं। चिकित्सक खुद एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाए कि इतनी संख्या में खरीदी क्यों की गई। जिस दिन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन इंदौर आए थे, मुझे डॉक्टरों द्वारा मालूम पड़ा गया, जो हमारे जो पर्सनल डॉक्टर थे उन लोगों ने बताया कि ये इंजेक्शन बहुत गलत है। क्यों? मैं उस दिन से जो गलत इंजेक्शन जिससे किडनी खराब हो रही थी, तो उनका मतलब ये था कि हर 8 दिन में आप किडनी जांच कराएं। जो गरीब परिवार इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो वो 8 दिन में अपनी किडनी जांच कैसे कराएगा, और जिंदगी भर वो कैसे डायलिसिस कराएगा। ये सब कुछ होने के बाद भी सरकार द्वारा इन लोगों को मना नहीं किया। मेरा लगातार विरोध करने के बाद आज देखिए वो इंजेक्शन को सबको वापस करना पड़ रहा है। कटनी जिले के बिलहरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया में 100% कोरोना टीकाकरण हो चुका है। मध्य प्रदेश टीकाकरण पोर्टल पर इस गांव ने पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। लोगों की जागरूकता, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीम का प्रचार प्रसार, इस पूरे गांव ने इसमें एक मिसाल कायम की। लक्ष्य को प्राप्त करके बिलहरी ब्लॉक के नायब तहसीलदार निधि तिवारी ने बताया, 18 वर्ष से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण में सहभागिता निभाई। लोग खुद ही घरों से निकलकर टीकाकरण केंद्र पहुंचे और टीके लगवाए हैं। राजधानी भोपाल को अनलॉक हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। शहर को अनलॉक एक ट्रायल के तौर पर किया गया। वहीं अब गुरुवार से बाजार खुलने जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने इस चुनौती से निपटने के इंतजाम कर रखे हैं। इसके लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया।
साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी ताकि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। मामलों की संख्या लगातार गिरी है अनलॉक के बाद भी, क्योंकि सभी दुकानदारों ने गोले बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन किया है, तो इसलिए स्थितियां खराब नहीं हुई हैं। पर ये चुनौती हमारे सामने निरंतर बनी रहेगी और हमें निरंतर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि स्थिति भोपाल में ना बने। भोपाल में एफसीआई के घूसखोर क्लर्क किशोर मीणा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। मीणा के घर से 3 करोड़ रुपए नकद मिले थे। साथ ही सीबीआई को मीणा के घर से एक डायरी भी मिली जिसमें कई ठेकेदारों और प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम थे। इस आधार पर सीबीआई महाराष्ट्र के जलगांव, नांदेड़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के 13 ठिकानों पर रेड कर रही है। सीबीआई सूत्रों की माने तो घूस कांड का सरगना क्लर्क किशोर मीणा है, जिसके यहां से घूस की रकम बंदरबांट की जाती थी। सीबीआई ने किशोर मीणा के पैतृक गांव बीनागंज में रेड की, जहां पता चला कि 71 लाख रुपए में अपने साले के नाम से 11 बीघा जमीन खरीदी है। गुरुवार को उसे सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने किशोर मीणा की 5 साल की पोस्टिंग में नौकरी का हिसाब जोड़ा है। उसने नौकरी में 35 लाख रुपए कमाए, शेष रकम घूसखोरी की कमाई की है। इधर इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। इस विवाद में एक बाइक जला दी गई। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। यह घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर की बताई गई। दोनों पक्षों में काफी दिनों से विवाद था। मंगलवार देर रात फिर झगड़ा हुआ, जिसमें पीड़ित महिला के परिजन ने बदला लेने की नीयत से आरोपी पक्ष के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। संबंध में भी जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में लाए जाएंगे। आरोपी में अभी कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, शेष की तलाश है। जबलपुर पुलिस ने एटीएम में चोरी करने वाले इंजीनियर्स गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपी एनसीआर कंपनी के एटीएम को निशाना बनाते थे। आरोपी पहले एटीएम में अपने कार्ड से कैश विड्रॉल करते, लेकिन जब कैश निकलने वाला होता तो कैश डिस्पेंसर को चिमटी फंसाकर बंद कर देते। ऐसे में एटीएम के ट्रांजैक्शन लिंक फेल हो जाती थी, लेकिन तब तक राशि एटीएम मशीन में ट्रे में आ चुकती थी। इसके बाद आरोपी पेंचकस फंसाकर पैसा निकाल लेते थे। इसके बाद आरोपी अपने बैंक में कैश विड्रॉल न होने की शिकायत दर्ज करवा देते थे, जिसके बाद उन्हें उतनी ही राशि अपने बैंक अकाउंट में वापस मिल जाया करती थी। आरोपियों ने ऐसी वारदात जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में की, जहां एसबीआई के एक एटीएम बूथ पर उनकी ये पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद 1 जून को आरोपी एक एटीएम को निशाना बना रहे थे कि कैश एजेंसी के मैनेजर ने उनको देख लिया। मैनेजर को देखकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर उनको गिरफ्तार किया। इनके पास से एटीएम कार्ड समेत 65,000 रुपए नकद बरामद हुए। आरोपियों के नाम विजय यादव, गगन कटारिया, अजीत कुमार हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं। तीनों लखनऊ से बीटेक कर रहे हैं। एनसीआर कंपनी के जो एटीएम हैं इनको टारगेट करते थे और इनमें बड़ी शातिरता से उसमें चिमटी फंसा के और रॉड फंसा के उसमें से पैसा निकाल लेते थे। तीनों जो आरोपी हैं, विजय यादव, गगन कटियार, अजीत कुमार, ये तीनों उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। 2 कानपुर के, 1 वाराणसी के रहने वाले हैं। बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक के ग्राम पालनका गांव में ये तस्वीर बदहाली की कहानी खुद ब खुद कह रही है। गांव के लोग इसे सुधारने के लिए गुहार लगा लगा कर थक गए। सब कुछ नियति पर छोड़ दिया गया। गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में बिजली के पोल हैं, लेकिन लाइट नहीं। गांव के लोग चिमनी की रोशनी में रहने के लिए मजबूर हैं। गांव की महिलाएं आज भी पुराने जमाने की पत्थर की आटा चक्की यानी घट्टी पर आटा पीसने को मजबूर हैं। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। कई किलोमीटर सफर तय करके लाना पड़ता है। बच्चों को पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता है। गांव की कहानी जानकर प्रशासन के हुक्मरान आंखें मूंदे बैठे हैं। बिजली तो हमको 70 साल का ऊपर से इधर एक भी बिजली नहीं है हमको।
तो हमारे बच्चे कैसा अंदर 75-70 साल का अंदर का। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? हमारा बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा बच्चे जो दिया से पढ़ाएंगे वो उतना ही गए जिसमें कर दिया है। बिजली नहीं है आपके गाँव में? नहीं है। कितने साल से नहीं है? बहुत साल हो गया, पहले से ही नहीं है। अच्छा, तो क्या इसके लिए सरकार को आपने कलेक्टर को कहीं नहीं बताया? बताया लेकिन नहीं आया, अभी नहीं आया। प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि कहीं असमय बारिश तो कहीं भूकंप के झटके कुदरत की नाराजगी के संकेत के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन तब भी इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय वही गलतियां दोहरा रहा है। ग्वालियर का हरा भरा थाटीपुर इलाका अब इस हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाकर इंसानों की बस्ती बसाने की प्लानिंग चल रही है। लगभग 5000 पेड़ों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा कि इन पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन 3 जगह हुए मिट्टी परीक्षण में एक भी जगह पेड़ों के लिए उपयुक्त नहीं मिले जहां पेड़ों को नया जीवन दिया जा सके। अपने पेड़ों को भी शिफ्ट करने का हम लोगों ने, उसको काटने का नहीं किया है, एक जगह से दूसरी जगह पर रिलोकेट करने का हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया है। और इसके अलावा नए पेड़ भी लगाए जाएंगे तो पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने दी। वहीं अब इन पेड़ों को बचाने के लिए हित रक्षा अभियान संगठन आगे आया है। पेड़ों को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा। पेड़ों पर तख्तियां लटका दी गई है। रोज नए तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश में लोगों अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से हुई, तो एक संदेश गया देश में कि हमें पेड़ों को बचाना है। सरकार जिस उद्देश्य से ये कर रही है उसके पास और भी रास्ते हैं। हाउसिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन पेड़ों को काटकर या कमर्शियल कुछ निर्माण कराकर ही एकमात्र रास्ता या विकल्प नहीं बचता है। घनी आबादी है, काफ़ी अच्छे सारे पेड़ हैं यहाँ पर, 4 से 5 हज़ार के बीच में लगभग पेड़ हैं और अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। तो चूँकि हम लोगों का बचपन यहाँ बीता है तो हम चाहेंगे ये पेड़ नहीं कटें। प्रकृति के साथ बुरे बर्ताव का नतीजा इंसान लगातार भुगत रहा है। ऐसे में पेड़ों को नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में किसी को भी मंजूर नहीं होगा। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।